तो दोस्तों आज देखेंगे पार्ट 2 यानी इकोनॉमिक्स का जो पार्ट 1 कराए थे उसी का पार्ट 2 लेके आए हैं। और जहाँ तक कराए थे उससे आगे देखेंगे। और ये बता दें कि ये हम जो ये क्लास कर रहे हैं चैप्टर 1 का इकोनॉमिक्स का और एक क्लास 10th के लिए। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को आए तो पार्ट 1 को देख ले, उसके बाद यहाँ आएँगे तो वो अधिक समझ पाएंगे। ऐसे इसको भी पहले देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया गया अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन पूछा गया है। तो हो सकता है कि ये प्रश्न पीछे भी आया हो, लेकिन यहाँ आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लिखा है अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या फिर ढांचा है जिसके अंतर्गत बहुत प्रकार की आर्थिक क्रियाएं यानी कि जिससे हमें रुपया पैसा मिले वो सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं, संपन्न की जाती हैं। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन सभी से हमें कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये सभी आर्थिक क्रिया हो गए। फिर आगे लिखा गया है ये न केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करते हैं, बल्कि ये मतलब कि लिखा गया है कि ये सिर्फ वस्तु और सेवाओं को बनाते ही नहीं हैं बल्कि रोजगार के अवसर ही प्रदान करते हैं। यानी यह सिर्फ वस्तु को ही नहीं बनाते बल्कि लोगों को रोजगार भी देते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ रोजगार मिला तो उसे रोजगार के बदले कुछ पैसे मिलेंगे और पैसे से अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकेंगे। तो वही यहाँ लिखा गया है कि ये न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित करते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर आगे ना ये कुछ अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपने अपने अनुसार अर्थव्यवस्था का परिभाषा दिया है। तो ये अर्थशास्त्री का नाम है आर्थर लेविस। यानी आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ यानी अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो लिखा है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी आर्थर लेविस के अनुसार जो अर्थव्यवस्था का अर्थ है ना वो है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। यानी अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता यानी मानव की जो आवश्यकता हो उसकी संतुष्टि के लिए यानी मानव आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। यानी अपने संसाधन उसके पास जो सुविधा है संसाधन है उसका प्रयोग करते हैं और वो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो यह परिभाषा आर्थर लेविस ने दिया था। फिर आगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है या ढांचा क्या है। तो यहाँ लिखा गया अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। यानी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है इसका मतलब है कि विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से, यानी इसके उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र हैं और उनका विभाजन भी किया गया है। तो उन्हीं को नीचे लिखा गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी आर्थिक क्रिया जिससे हमें रुपया पैसा मिलता है उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। और यहाँ लिखा गया पहला प्राथमिक क्षेत्र जिससे हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। द्वितीयक क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद आगे उन सभी का परिभाषा दिया गया है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र का। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसको भी हम लोगों ने पीछे देखा था कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुएं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। तो यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो जो कार्य आते हैं वो लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं वो कृषि आते हैं यानी खेती का कार्य आता है। पशुपालन जानवरों को पालना, मछली पालन मछली को पालना, जंगलों से वस्तु प्राप्त करना, जंगल से वस्तु प्राप्त होता है जैसे फल, लकड़ी, औषधि, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में भी आते हैं। मतलब इसी तरह के व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। फिर आगे है द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र में लिखा गया है द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से उद्योग से संबंधित कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं इत्यादि आते हैं। इसमें खनिज का निष्कर्षण होता है, शोधन होता है, वो सभी कार्य आते हैं। व्यवसाय यानी व्यापार आते हैं। निर्माण कार्य किसी वस्तु का निर्माण करना, जन उपयोगी सेवा जो जनता के लिए उपयोगी हैं वो सभी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन इसमें आते हैं। फिर अगला है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में जो आते हैं उसके बारे में लिखा गया है इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनके अंदर जो क्रियाएं सम्मिलित हैं वह है बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसी प्रकार से इसमें कार्य आते हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं। यानी इनमें जो कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा भी प्रदान करती हैं। आगे इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, इसी कारण से तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा गया है, ये लिखा गया है। फिर आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी भारत में जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी क्या संरचना, क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र संरचना के आधार पर 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इन तीनों को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ वन शॉट में देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, निर्माण, गैस, बिजली। तृतीय क्षेत्र में बैंक, संचार, परिवहन, व्यापार आदि। अब यहाँ जो उद्योग है ना, उद्योग को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहला है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, फिर बड़े उद्योग। फिर इसके आगे जो लिखा गया है, यहाँ एक कॉलम दिया गया है और इसका हेडिंग है राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। राष्ट्रीय आय, देश की जो आय है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का क्या योगदान है। तो इसमें इधर क्षेत्र दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इधर वर्ष हैं, तो वर्ष 1901 में प्राथमिक क्षेत्र जो था वो 63.6% का योगदान था और द्वितीय क्षेत्र का 12.7%, तृतीय का 23.7%। यानी सबसे कम जो था वह द्वितीय क्षेत्र का था वर्ष 1901 में। फिर वर्ष 1947 में प्राथमिक क्षेत्र 58.7% है, द्वितीय क्षेत्र में वर्ष 1947 में 14.3% हो गया था और तृतीय क्षेत्र 27% हो गया था। फिर वर्ष 2007 में प्राथमिक क्षेत्र 22% हो गया, यानी बहुत अधिक घट गया। द्वितीय क्षेत्र 22% हो गया, यानी लगातार बढ़ते गया। और तृतीय क्षेत्र 56% हो गया। यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र लगातार घटते गया और द्वितीयक और तृतीयक लगातार बढ़ते गया। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद कि कौन सा क्षेत्र में लगातार कमी होती गई है, तो उससे हम लोग लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र में। फिर आगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखते हैं। तो लिखा है आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती हैं। यानी टोटल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। इसमें से पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा गया है कि जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व या मालिकाना हक निजी व्यक्तियों के पास होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मालिक जो होगा कोई एक व्यक्ति होगा जो अपना उद्योग लगाकर वही मालिक होगा। फिर आगे लिखा गया है इसमें जो देश आते हैं वो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। इसका उपयोग निजी लाभ के लिए होता है। सिंपली सी बात है, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी फैक्ट्री लगाएगा तो सबसे अधिक उसी को लाभ होगा और हानि भी होगा तो उसी को होगा। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, यानी मालिकाना के कुछ स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है। आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में भी लिखा गया है जब उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के जो उत्पादन पर जो साधन होगा उसका स्वामित्व एवं संचालन जो होता है वह किसी व्यक्ति के पास नहीं बल्कि उसका पूरा स्वामित्व सरकार के पास होता है। जिससे कि सरकार वो जो नियम चाहे वो लाएंगे, जैसा रूल बनाएंगे वो सभी होगा। तो क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सारा शक्ति एवं सारी स्वामित्व मतलब फैक्ट्री का सारा मालिक सरकार ही होता है, क्योंकि सरकार जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो चाहे वो कर सकता है। और इसमें जो देश आते हैं वो हैं चीन, क्यूबा, रूस आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ भी है। इसका उपयोग जो होता है समाज कल्याण के लिए होता है। यानी इसमें किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नहीं होगा और किसी व्यक्ति को बहुत कम नहीं होगा, सबको लगभग में बराबर होगा। फिर अब मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है।
यानी यह जो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का गुण पाया जाता है। और आगे इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी इसमें कुछ स्वामित्व सरकार के पास होता है, जो फैक्ट्री सरकार लगाएगा उसका मालिक सरकार होगा, एवं जो फैक्ट्री निजी व्यक्ति लगाएगा उसका मालिक निजी व्यक्ति होगा। और फिर आगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का मिश्रण है, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाया जाता है। पूंजीवादी में किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार रहता था, तो वह भी यहाँ है, वो निजी व्यक्ति के पास भी अधिकार है। और समाजवादी में सरकार के पास रहता है, तो सरकार के पास भी अधिकार है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का यह मिश्रण है। फिर आगे अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था इतना विशाल कैसे हुआ। अर्थव्यवस्था का विकास के लिए दो स्थिति, पहला आर्थिक विकास हुआ, दूसरा मौद्रिक विकास। अब इनको देख लेते हैं आगे कि यह क्या है। तो यहाँ आगे लिखा गया है, ये लिखा गया अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास क्या है, तो इसका परिभाषा नहीं है, इसमें कुछ बताया गया है कि आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद हैं। फिर भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को जान लेना जरूरी है। यानी कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि आर्थिक विकास क्या है, तो ऐसा नहीं कि ये पूरे उठा के लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें यह बताया नहीं गया है कि आर्थिक विकास क्या है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि आर्थिक विकास की परिभाषा जो था उसको लेकर कई अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। यानी कि मतलब विवाद होते रहा है कि कोई बोल रहा है इसका परिभाषा यह होगा, लेकिन सबने अपना अपना अलग परिभाषा दिया है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को हम लोग नीचे देखेंगे। तो आर्थिक विकास का जो परिभाषा होगा नीचे जो दिया गया है, इनमें से आपको एक लिख सकते हैं। तो पहला है प्रोफेसर रोस्टोरोव के अनुसार, उन्होंने जो आर्थिक विकास का परिभाषा दिया है वह देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर के बीच का संबंध है। यानी कि इसके अनुसार से आर्थिक विकास जो है वो श्रम शक्ति यानी मजदूर जो है, मजदूर में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध को इन्होंने बताया कि वो आर्थिक विकास है। जबकि दूसरे अर्थशास्त्र दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन थे, इनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में यानी कि एक लॉन्ग टाइम में, लंबा समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय थी उसमें वृद्धि होती है। और आगे जो था वह है आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर। तो अभी तक आप लोग एक ही समझते होंगे कि आर्थिक विकास भी सेम ही है और आर्थिक वृद्धि सेम ही है, लेकिन इनमें भी अर्थशास्त्र में अंतर क्या गया, तो उन अंतरों को देख लेते हैं। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक्स ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इन दोनों सेम ही है लगभग, दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। अर्थशास्त्रियों द्वारा इनमें से अंतर किया जाने लगा। अब क्या अंतर क्या है उसको चलिए देख लेते हैं। तो पहला एक अर्थशास्त्री हुए जो महिला थे, श्रीमती उर्सुला हिक्स। यानी कि श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार देख लेते हैं, उन्होंने वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया, जबकि विकास यानी डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी देश वृद्धि कर रहे हैं यानी कि आर्थिक दृष्टि से विकसित देश में उस सभी के लिए जो प्रयोग होगा वो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग होगा। जैसे कि अमेरिका वो विकसित देश है तो उसके लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होगा, जबकि भारत एक विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, तो उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग होगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था डॉक्टर ब्राइट सिंह। डॉक्टर ब्राइट सिंह के अनुसार भी ग्रोथ शब्द का यूज विकसित देशों के लिए किया जाता है। फिर आगे लिखा गया है, अब यहाँ आगे लिखा गया है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, सतत विकास कहलाता है।
मतलब इसका मतलब क्या, उसको देख लेते हैं। नीचे लिखा गया, सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा विकास, सतत विकास जो है, ये एक ऐसा विकास है जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी, जिसमें कि हम लोग हैं, बल्कि भविष्य में जो पीढ़ी आएगा उसको भी ध्यान में रखकर इसमें विकास किया जाता है, तो उसी को सतत विकास बोलेंगे। इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मान लीजिए सरकार ने एक ये स्कूल बनवाया, इसको स्कूल मान लेते हैं, ये 2 साल तक चला, यानी कि हम लोग पढ़े 9th-10th पढ़े, उसके बाद ये स्कूल गिर गया। अब फिर एक साइड में एक स्कूल बनवाया और ये स्कूल 10 साल तक चला, तो अब इसमें बताइए कि किसमें सतत विकास हुआ है। तो कोई बोलेगा कि सतत विकास इसमें हुआ है, क्योंकि इसमें यह स्कूल 10 साल तक चला और इसे मजबूती से बनाया, इसमें भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा, न कि केवल हम लोगों के लिए बना। तो जो जिसमें भविष्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि आने वाले लोग भी इसका उपयोग करें, तो वैसे विकास को ही बोला जाता है सतत विकास। फिर आगे ब्रंडलैंड आयोग, ब्रंडलैंड कमीशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ने सतत विकास के बारे में बताया कि ब्रंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बोला कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती हैं। यानी कि इसका ही मतलब वही हुआ कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी ध्यान में रखकर विकास करना। अब आगे हैं योजना आयोग क्या है, यानी प्लानिंग कमीशन को इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या है। तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन कहते हैं। यानी भारत में आने वाले 5 वर्षों में क्या क्या करना है, उन सभी का पूरा एक प्लान तैयार करना, एक योजना तैयार करना, जिस संस्था का काम है उसी को योजना आयोग कहते हैं। फिर आगे लिखा गया इसका गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इधर जो 3 पॉइंट दिया गया है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। फिर भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। अब ये यहाँ एक नया वर्ड आया, आर्थिक नियोजन। अब आर्थिक नियोजन को समझ लेते हैं कि आर्थिक नियोजन आखिर है क्या। तो लिखा गया आर्थिक नियोजन के बारे में, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। राष्ट्र में जो चीज़ की प्राथमिकता हो, जो चीज़ पहले ज़रूरी हो, उसके अनुसार देश में जो संसाधन हो उसके उपलब्धता के आधार पर विकास की क्रिया में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। फिर आगे भारत में नियोजन, यानी भारत में क्या क्या नियोजन लिए गए और कब कब लिए गए, तो उसके लिए योजना चलाया जाता है। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण योजना, ऐसे योजना हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे पूरी योजना, लेकिन इसमें जो है वह महत्वपूर्ण सब है। तो देखिए इधर योजना, इधर समय है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये आप लोग याद भी कर लिए होंगे, 1951 से 56 तक। फिर है द्वितीय, तो ये 56 से 61 तक। फिर है 7वीं पंचवर्षीय योजना, यह 1985 से 1990 तक चला। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से 2007 तक चला। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। फिर 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 2027 तक अभी चल रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मौद्रिक विकास, यानी मुद्रा का किससे विकास हुआ। तो पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। ऐसे समझिए, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना, और वस्तु का मतलब तो वस्तु होता है, और प्रणाली मतलब एक सिस्टम होता है। तो लिखा गया जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, और यह प्रणाली तब था जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार हम फिर से समझा देते हैं कि अगर किसी के पास चावल है, उसको गेहूँ की ज़रूरत है, और अगर इसके पास गेहूँ है, इसको चावल की ज़रूरत है, तो दोनों आदमी एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और यह सिस्टम उस टाइम में था जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, और अभी तो लोग सीधा उसको बेच के पैसा प्राप्त करते हैं, उसका पैसा अपनी आवश्यकता की वस्तु। फिर आगे लिखा गया है मौद्रिक विकास, यानी मौद्रिक विकास क्या है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में
लोगों को अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर मेरे पास चावल है तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिलेगा जिसको कि चावल चाहिए तो ही जो, और उसके पास वो वस्तु ही रहे जो मैं चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास चावल है और गेहूँ चाहिए और किसी वस्तु के को मतलब किसी व्यक्ति को चावल चाहिए लेकिन उसके पास गेहूँ नहीं, तेल है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता। इसलिए लिखा गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेकों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः लोगों ने मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू कर दिया, उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जब मुद्रा का विकास हुआ तो लोगों ने मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करना शुरू किया, तो उसे ही मौद्रिक विकास कहते हैं। फिर धीरे धीरे और विकसित हुआ तो फिर आया बैंकिंग प्रणाली। अब बैंकिंग सिस्टम क्या है इसको देख लेते हैं। अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में काफ़ी कठिनाई होने के कारण बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादक होने लगा। इसी प्रणाली को बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी बहुत अधिक मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत कठिनाई होती थी। यानी कोई भी चीज़ को अगर वो बहुत अधिक हो तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ही समस्या होता है। तो फिर उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बैंकों से चेक के द्वारा विनिमय करना स्टार्ट किया, तो उसे हम लोग बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। फिर जब और अधिक विकसित हुआ तो स्टार्ट हुआ कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग सिस्टम। अब यह क्या था, यह था एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते में दूर स्थित दूसरी व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दूर है और उसको हमें पैसे भेजना है तो जिस बैंक से हम पैसे भेजेंगे वहाँ भी उसी बैंक में पैसा जाएगा, और यह एक संकेत के माध्यम से, तो इसे ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहा जाने लगा। फिर और अधिक विकास हुआ तो फिर प्रचलन में आया डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या है, बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र से बैंक में जमा राशि का उपयोग करने या पैसे निकालने की सुविधा को डेबिट या क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़े तो बैंक द्वारा उसे एक प्लास्टिक का कार्ड मिला होता है जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत रहता है। उसके आधार पर व्यक्ति कहीं भी अपना पैसा निकाल सकता है उसके एटीएम से, तो उसे ही डेबिट कार्ड कहते हैं। फिर आगे लिखा गया क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब फिर लिखा गया है ये क्या होता है इसको जान लेंगे। तो यह बैंक द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त कर लेना। ये क्रेडिट का मतलब होता है कि मतलब क्रेडिट किसी पे बहुत अधिक विश्वास करना। मान लीजिए अगर लोग बोलते हैं कि उसका क्रेडिट बहुत अच्छा है, नहीं उसका साख बहुत अच्छा है, अगर उसको हम 10 रुपया देंगे तो विश्वास है कि वो हमें रिटर्न कर देगा, उसी को क्रेडिट बोलते हैं। तो जब व्यक्ति बहुत अधिक बैंक से लेन देन करता है तो फिर उसका क्रेडिट अच्छा हो जाता है, तो फिर बैंक द्वारा उसे एक प्लास्टिक का कार्ड किया जाता है। और अगर बैंक में पैसा ना भी रहे तो भी एक निश्चित सीमा तक वह किसी वस्तु को खरीद सकता है, फिर बाद में वो पैसा उसे बैंक को देना होता है, तो उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रणाली। फिर आगे हैं आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास की जो माप एवं सूचकांक है वह कैसे होता है, तो उसका पहला सूचक जो है वह है राष्ट्रीय आय। यहाँ राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर आगे लिखा गया जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। यानी देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि एक वर्ष में कोई भी राष्ट्र जितना वस्तु एवं सेवाओं को बेचकर जो मुद्रा प्राप्त करता है उससे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होता है, बहुत हाई होता है, उसको विकसित बोलेंगे। जिसका राष्ट्रीय आय लो होता है उसको अविकसित बोलेंगे। और वहाँ कुछ नहीं लिखा गया, बस इतना ही लिखा गया। फिर आगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति नाम से स्पष्ट है। प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का आय
तो लिखा गया राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का यह सूत्र हुआ कि राष्ट्रीय आय फिर बटे में कुल जनसंख्या, इससे हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। फिर यह लिखा गया है मानव विकास सूचकांक यानी HDR के बारे में। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना में लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती हैं। यानी कि मानव विकास सूचकांक मुख्य रूप से यह देखता है कि लोगों के शैक्षिक स्तर क्या है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है एवं प्रति व्यक्ति आय क्या है। उसके बाद आगे जहाँ तक मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रश्न है तो इनके 3 सूचक हैं HDI, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनके कुल 3 घटक हैं। तो पहला जीवन आशा, सेकंड है शिक्षा प्राप्ति और थर्ड है जीवन स्तर। यानी इसके कुल 3 सूचक। फिर नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी ह्यूमन, फिर विकास को डेवलपमेंट बोलेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बोलते हैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर, शारीरिक मानसिक विकास का निर्धारण करता है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख दस्तावेज माना गया है जो खास करके निर्धनता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती हैं। भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 को दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी की गई। ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको थोड़ा सा फास्ट में और स्किप करती है। फिर आगे जो ये आधारित संरचना पर प्रकाश डाले, यह बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। आधारित संरचना का मतलब उन सुविधाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक हों, जैसे बिजली जो हर राज्य को चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सभी ज़रूरी चीज़ें, इसी को आधारित संरचना बोलेंगे। फिर आगे किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारित संरचना या फिर ढांचा जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। इसका मतलब यह है कि जिस देश का आधारित संरचना मजबूत हो वह देश विकसित होता है और जिस देश का आधारित संरचना कमज़ोर होता है वह देश अविकसित होता है। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, इसका यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। तो इसमें सिर्फ हम कारण बताएंगे, उपाय जो है वह अगली वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, वहाँ उपाय बता देंगे। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण को देख लेते हैं। कारण निम्न है। पहला, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होता जा रहा है, यानी बहुत अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ विकास के साधन कम हो रहे हैं और जनसंख्या का जो भरण पोषण है वो मुश्किल होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो आधारित संरचना का अभाव, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। इस वजह से वे बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी है। फिर आगे कृषि पर निर्भरता। बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होती हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट में करा दें क्योंकि आप सभी बिहार की समस्या से परिचित हैं, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। फिर बाढ़ तथा सूखा में क्षति, यानी बाढ़ और सूखा में जो क्षति होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती हैं। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती हैं। फिर आगे लिखा गया औद्योगिक पिछड़ापन, यानी बिहार में उद्योग भी कुछ नहीं है। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील
औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य रह गई, यानी कि बिहार विभाजन के बाद सारी उद्योग फैक्ट्री झारखंड चले गए और बिहार में सिर्फ कृषि योग्य और बंजर भूमि ही रह गए। उसके बाद आगे गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रतिष्ठित आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुस्सह है, यानी बिहार में बहुत अधिक गरीबी है, ये इसमें बताया गया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब लाएंगे क्वेश्चन आंसर तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।